हेलो एवरीवन। आज हम लोग 65th बीपीएससी में पूछे गए हिस्ट्री के प्रश्नों का फुल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो दोस्तों, अशोक को शिलालेख में प्रियदर्शी भी कहा गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो प्रियदर्शी का यहाँ पे अर्थ होता है जो दूसरों के साथ दया का संबंध रखता हो। इसके अतिरिक्त अशोक को देवनाम प्रिय भी कहा गया है, अर्थात देवताओं का प्रिय। चलिए कुछ अन्य फैक्ट को भी जान लेते हैं। तो अशोक ने मगध की गद्दी पे 269 बीसी से 232 बीसी तक शासन किया। इसके अतिरिक्त अशोक के कुल जो शिलालेख की संख्या थी वो 14 थी, और इसका जो महत्वपूर्ण एक शिलालेख था 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग विजय का वर्णन है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो इसका 13वां शिलालेख में है। इसके अतिरिक्त एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अशोक का नाम अशोक यह किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों, यह मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेख में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि गुप्त काल में जो प्रसिद्ध औषधि के विद्वान थे उनका नाम धन्वंतरी था। क्या था? धन्वंतरी। चलिए बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो सुश्रुत को शैल्य चिकित्सा का जनक या फिर सर्जरी का पिता भी कहा जाता है। और दोस्तों, शूद्रक ने एक प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम लिखा है, मृच्छकटिकम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दोस्तों, दाहिने से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि का नाम खरोष्टी लिपि है, और यह एक प्राचीन भारतीय लिपि थी जो दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। इस लिपि में जो है भारत का जो भी पश्चिमोत्तर भाग था वहाँ यह लिपि प्रचलित थी, और जो भी अभिलेख वहाँ से मिले हैं अशोक के पश्चिमोत्तर भारत में, उसमें खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो दोस्तों, गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था वह था ताम्रलिप्ति बंदरगाह, और यह पूर्वी तट पे था, और यहाँ से दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार किया जाता था। इसके अतिरिक्त भरौच भी एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिम तट पे था, और यहाँ से पश्चिम एशिया में व्यापार किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पे थी? तो दोस्तों, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता था। जहांगीर के द्वारा आगरा में एक चित्रशाला की भी स्थापना की गई थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में कहा है कि वह किसी भी चित्र को देख के यह बता सकता था कि इस चित्र का आंख किस चित्रकार ने, नाक किस चित्रकार ने एवं भौं किस चित्रकार ने बनाया था। अतः वह भी स्वयं चित्रकला का बहुत ही अच्छा जानकार था। चलिए अकबर के काल को, तो अकबर के काल में चित्रकला का सुनियोजित तरीके से विकास हुआ था। इन्होंने एक कारखाना की भी स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त इस काल में प्रमुख चित्रकार दशावंत एवं बसावंत थे। दोस्तों, शाहजहां के काल को स्थापत्य युग का स्वर्ण काल कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था जो है मुगल काल में प्रचलित एक व्यवस्था थी, जो कि सैन्य एवं प्रशासनिक भर्ती हेतु आवश्यक थी, और इसका सर्वप्रथम लागू जो है अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था मनसबदारी व्यवस्था। दोस्तों, मनसब का अर्थ होता है पद, अर्थात जो भी शासकीय अधिकारी थे या फिर सेनापति थे, मनसब उसका पद निर्धारित करता था, और मनसब के ही आधार पर इनके वेतन भत्ते निर्धारित होते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? दोस्तों अष्टप्रधान का गठन शिवाजी के द्वारा किया गया था, या शिवाजी द्वारा स्थापित एक सलाहकारीय मंत्री परिषद थी जिसमें मंत्रियों की संख्या 8 थी। तो 8 मंत्री थे, इसलिए इसका नाम अष्टप्रधान हो गया। इसमें जो प्रमुख सदस्य थे कुछ का हम लोग नाम देख लेते हैं, जैसे पेशवा। पेशवा क्या होता था दोस्तों? तो पेशवा प्रधानमंत्री होता था और यह सबसे ज्यादा प्रमुख होता था अष्टप्रधान में। सुमंत, सुमंत क्या होता था? सुमंत विदेश मंत्री होता था, अर्थात फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। और आमत्य होता था राजस्व मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। सर ए नौबत होता था सेना का प्रधान, सर ए नौबत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया? तो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराने वाले सुल्तान फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश से संबंधित थे। इन्होंने इसके अतिरिक्त नहरों के अतिरिक्त 300 नए नगर का भी निर्माण कराया था। 300 नए नगर का निर्माण कराया था, जिनमें प्रमुख हैं जौनपुर, हिसार और फतेहाबाद। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जौनपुर नगर का जो निर्माण है वह किस शासक ने करवाया, या फिर दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा किया गया? तो यह है फिरोज शाह तुगलक। इसके अतिरिक्त दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो है 3 विभाग का स्थापना करता है। एक पेंशन विभाग जिसका नाम दीवान इस्तेहाक होता है, इस्तेहाक। दान विभाग दीवान खैरात, और एक दास विभाग होता है दीवान बंदगान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका बाकी के ऑप्शन को भी देखते हैं। तो बलबन, बलबन गुलाम बन से संबंधित था और इन्होंने रक्त एवं लौ की नीति को अपनाया। इसके अतिरिक्त सिजदा एवं पैबोस प्रथा की स्थापना की, और एक सैन्य विभाग जो कि दीवान अर्ज था उसका भी स्थापना करता है। कौन? बलबन। इल्तुतमिश भी गुलाम बन से ही संबंधित था। इन्होंने इक्ता प्रथा और फिर चालीसा दल जो कि तुर्कानी चहलगानी उसकी स्थापना करता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण को भी पूरा कराया। सिकंदर लोदी, तो सिकंदर लोदी लोधी वंश से संबंधित था। इन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। इसके अतिरिक्त सिकंदर लोदी गुलरुखी नामक शीर्षक से कविताएं भी लिखा करता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग दोस्तों पुर्तगाली द्वारा किया जाता था 16वीं 17वीं सदी में। बाद में मुगलों ने इस लूटपाट पर नियंत्रण पा लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की या के प्रथम सत्याग्रही कौन थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 में गांधी जी के द्वारा के नेतृत्व में चलाया गया था, और यह जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो ब्रिटेन के द्वारा भारत से बिना पूछे या फिर भारत के राजनीतिक दल से बिना सहमति लिए ही भारत को सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर दिया गया था। इसी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया, जिसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे जी थे। और सेकंड जेएल नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इन्होंने 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। दोस्तों इंडिया हाउस मेनली जो है ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आइए देखते हैं रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस 1907 का जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो देशेर कथा पुस्तक साखाराम गणेश देवेस्कर द्वारा लिखी गई थी। यह एक बांग्ला पुस्तक थी।
दोस्तों शाखाराम गणेश देवेस्कर जो हैं एक क्रांतिकारी विचारक और लेखक थे और इस बुक में उन्होंने गुलामी एवं यातना को चित्रित किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। वो पहले महासचिव भी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था? दोस्तों तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। तिलक के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो तिलक ने तिलक के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध बुक है गीता रहस्य। इसके अलावा तिलक ने 2 समाचार पत्र भी निकाले थे। उनका नाम है केसरी एवं मराठा। जो केसरी था वो मराठा भाषा में था, मराठी भाषा में, और मराठा अंग्रेजी में था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अतिरिक्त बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की भी स्थापना किया था। अरविंद घोष की प्रमुख पुस्तकें हैं कर्मयोगी, युगांतर, लाइफ डिवाइन इनकी फेमस बुक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्याग दी थी। तो देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। इसी के विरोध में जो है गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। टैगोर ने नाइटहुड या फिर सर की उपाधि त्यागी थी। और फिर एक और थे जमनालाल बजाज, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। और एक और चीज यहाँ पे जान लेते हैं कि टैगोर को नाइटहुड की उपाधि 1915 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जो भगत सिंह को फांसी दिया गया था वो कब दिया गया था? ये 23 मार्च 1931 को दिया गया था। दोस्तों ऑप्शन को मैं डिस्कस इसलिए करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो है प्रश्न ये सब से ही निकल के आता है। दोस्तों अगर आप 67वीं बीपीएससी दिए होंगे तो देखे होंगे कि ये प्रश्न आया था कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था। तो यह है 23 मार्च 1931। और चौड़ा चौड़ी की घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय सेवक समाज या फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जी.सी. गोखले के द्वारा की गई थी और यह 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था। दोस्तों जी.सी. गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इनमें जिसको फांसी दी गई थी वो थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। दोस्तों जो काकोरी कांड था वो 9 अगस्त 1925 को हुआ। सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली जो रेल थी 8 डाउन ट्रेन, उसका जो है काकोरी नामक स्थान पे लूट लिया गया उस ट्रेन को। और इसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां एवं अन्य लोग भी थे जिनमें इन दोनों को फांसी की सजा मिल गई थी। और काकोरी कांड का विचार जो है राम प्रसाद बिस्मिल का ही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लेखक हैं चितरंजन दास। इन्हें देश बंधु की उपाधि भी दी गई है, अर्थात देश बंधु चितरंजन दास। इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का भी स्थापना किया
बीडी सावरकर की प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और एमजी रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की 1873 में। इसका उद्देश्य दोस्तों, जो सत्यशोधक समाज था वो शूद्रों और अस्पृश्य जाति के लोगों का सामाजिक न्याय के हित में कार्य करता था। और ज्योतिबा फूले की एक प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट जी थी। और ये जो है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था या फिर अध्यक्षता किया था दोस्तों। और जो सेकंड महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू। और इन्होंने 1925 में कानपुर में अध्यक्षता की थी। और थर्ड महिला अध्यक्ष कौन थी? तो थर्ड महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता थे। नलिनी सेन गुप्ता। इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ठगों का उन्मूलन जो है कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। और यह विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1830 में हुआ था। 1830 में। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति जो है लॉर्ड लिट्टन के द्वारा अपनाया गया था। लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल 1876 से 80 के बीच था। इन्हीं के कार्यकाल में सेकेंड एंग्लो अफगान युद्ध या फिर आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। इसके अतिरिक्त लिट्टन के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। तो इन्होंने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। और जो 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था दोस्तों, तो वो लिट्टन के ही कार्यकाल में हुआ था, जिसमें जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया उन्हें केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से शुरू होता है। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च से। तो 12 मार्च से दांडी मार्च शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक चला था। और 6 अप्रैल को दांडी में जो है उन्होंने नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 से हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, साराबंदी आंदोलन जो है गुजरात में हुआ था और इसका अन्य नाम कोई कर नहीं अर्थात नो टैक्स आंदोलन था। और इसका नेतृत्व करता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है 1918 का जो खेरा होता है, खेरा विद्रोह के भी नेतृत्व करता रहे हैं। इसके अतिरिक्त 1928 में बारदोली सत्याग्रह उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, भारत का विभाजन अर्थात 1947 उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी को 1946 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और 46 और 47 में कृपलानी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक बार 1929 का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज। और दूसरा 1937 का फैजपुर का। दोस्तों, फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ था वो पहला गांव में आयोजित होने वाला ये था कांग्रेस का आयोजन। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम जो है 1923 में दिल्ली में अध्यक्षता किए थे और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, कौन सा प्रथा था? तो दोस्तों यह रैयतवारी व्यवस्था थी। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, अर्थात बीच में कोई नहीं होता था बिचौलिया, जैसे जमींदार या फिर कोई उस टाइप का पर्सन, इसको डायरेक्ट सरकार को टैक्स देना होता था। यहाँ पे रैयत अर्थात होता है, रैयत मतलब किसान, किसान को ही रैयत बोला जाता है। तो अर्थात यह व्यवस्था क्या हो गया? रैयतवारी। रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत जो है 1802 में मद्रास के जो तत्कालीन गवर्नर थे टॉमस मुनरो, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसका क्षेत्र था मद्रास, बंबई और असम। दोस्तों जो ब्रिटिश की भू राजस्व नीति थी, उसके तहत तीन व्यवस्था, टैक्स वसूलने के लिए तीन व्यवस्था उन्होंने लागू किया था। एक रैयतवारी, महालवारी और अस्थाई बंदोबस्त। तो रैयतवारी को हम लोग जान लिए हैं, अब चलिए इन दोनों को भी जान लेते हैं। तो जो महालवारी व्यवस्था थी, इसमें पूरे महाल मतलब गांव, पूरा गांव मिलके एक जगह करके कर उसके बाद देता था और यह प्रमुख रूप से यूपी, पंजाब, एमपी के क्षेत्र में लागू था। और जो अस्थाई बंदोबस्त थी, इसका शुरुआत कर्नवालिस ने 1793 में किया था और अस्थाई बंदोबस्त बिहार, बंगाल के क्षेत्र में लागू था और इसमें जो है बीच में एक जमींदार वर्ग का जन्म होता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले सीरीज को देखेंगे। थैंक यू।